हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर रहे हैं। जो भी आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो उसका हफ्ते में हम रिवीजन करते हैं एवरी संडे दोपहर 12 बजे। तो अभी वही समय हो गया है और हमारे रिवीजन का वक्त हो गया है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इसके अंदर पूरे हफ्ते में रही है उनके की पॉइंटर्स मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। ये न्यूज रहेगी 16 जून से लेके 22 जून की, जिसके डेली करंट अफेयर डिटेल में आप लोग ऋचा मैम के साथ कर चुके हो, मेरे साथ सिर्फ पॉइंटर्स को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हु इज बीइंग ऑनर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 18th MIFF, यानी मुंबई इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है 18th मुंबई में, वहां पे किसको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? सत्यजीत रे को, यश चोपड़ा को, श्री सुबिया नालामुथु जी को या राज कपूर को? तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? सी। ठीक है, श्री सुबिया नालामुथु इनको मिला है। आंसर इज सी। क्यों मिला है देखते हैं, किसको ये अवार्ड मिलता है। देखो, हर साल ये जो अवार्ड है एवरी एडिशन MIFF के हर एडिशन के अंदर इसको अनाउंस किया जाता है डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये किनको मिलता है? जो डॉक्यूमेंट्री के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये उनको मिलता है। या उनका जो मूवमेंट है, जो उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उन्होंने इंडिया में एक बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश की है। तो इसमें कैश प्राइज मिलता है 10 लाख रुपए का। ठीक है, एक ट्रॉफी मिलती है, साइटेशन मिलता है। तो ये अब की बार अवार्ड जो है वो लेजेंडरी फिल्म मेकर वी शांताराम के नाम पे, जो खुद एक फिल्म मेकर थे वी शांताराम, उनके नाम पे अवार्ड अनाउंस किया जाता है। और ये किसको मिला है? ये मिला है श्री सुबैया नालामुथु जी को। ठीक है, 18th मुंबई इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है वो मुंबई में हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, इन द 2024 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग आउट ऑफ 180 कंट्री? 180 कंट्री में भारत का क्या रैंक है EPI इंडेक्स के अंदर? तो भारत का रैंक है 176। क्या है EPI, कौन लॉन्च करता है, इसको देखते हैं। आंसर इज 176। देखिए क्या कहता है ये। कहते हैं 2024 का जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है उसमें इंडिया का रैंक 176 रहा है। और पहले से 4 अंक ऐसे अच्छे आए हैं। हम आपको लग रहा है मैम हम तो लास्ट 5 में हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं पहले 180th पे थे, तो 180th से 176 पे आए, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने पीछे 4 और कौन है? नीचे से 5वें नंबर पे तो हम हैं, नीचे 4 और कौन है? पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इंडिया का जो स्कोर रहा 27.6 रहा। बॉटम 4 ये नेशन है। टॉप पे कौन है? टॉप पे एस्टोनिया है, स्कोर रहा इसका 75.3। ठीक है, एस्टोनिया के बाद सेकंड नंबर है लग्जमबर्ग का और थर्ड इज जर्मनी। ठीक है, तो याद रखेंगे एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी। और नीचे से इंडिया, मतलब टॉप नीचे से बॉटम 5 में इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। ठीक है, इंडिया ने 2022 में 180 यानी लास्ट रैंक लिया था और 2020 में अपना रैंक था 168। तो बहुत गड़बड़ा गया था मामला जब हम लास्ट आए थे। तो इसके अंदर टोटल 58 इंडिकेटर्स लेते हैं। 3 मेन कैटेगरी होती है, इकोसिस्टम वाइटैलिटी, एनवायरमेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 2 न्यू कैटेगरी 2024 के इंडेक्स ने इंक्लूड की है, बायोडायवर्सिटी एंड हैबिटेट की और प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन की। तो इंडिया ने नेट जीरो एमिशन 2050 तक का है और हमने बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। ठीक है, और बायोडायवर्सिटी और हैबिटेट में भी हम काम कर रहे हैं, इसीलिए अपना स्कोर थोड़ा सा ऊपर आया है। तो दो न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड की है। इंडिया का रैंक देख लीजिए अलग अलग फील्ड के अंदर। आप देखिए बायोडायवर्सिटी और हैबिटेट में बहुत बुरा हाल है 178। फॉरेस्ट में बहुत अच्छा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर अपना अच्छा है, 15th रैंक जो है अपना है। हैवी मेटल में बहुत बुरा हाल है 147। एयर क्वालिटी 177 रैंक। क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन में भी ठीक ठाक है 133। ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा ये मैंने आपको बता दिया, कहां पे हम कौन से रैंक पे हैं। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन को फैलाने वाले हम लार्जेस्ट एमिटर हैं, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी भी प्रभावित हो रहे हैं जैसे बांग्लादेश। ठीक है, और सारे ओवरऑल रैंकिंग बहुत लो रहा हमारा, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज एफर्ट में हम 133 रैंक पे रहे। और भारत ने ये कहा है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन वाले देश बन जाएंगे, 2070 तक। ठीक है, EPI की अगर बात करें तो इसको कौन रिलीज करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी।
एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलके इसको रिलीज करते हैं। ये बाइनियल इंडेक्स है, 2 साल में एक बार आता है, ठीक है, ये बाइनियल इंडेक्स है, 2 साल में एक बार आता है। 2002 में पहली बार ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये जो इसका पूरा एसेस है, किन चीजों पे इसको असेस किया जाता है, क्राइटेरिया क्या है रैंक देने का, इनमें आ जाएगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजीज आपने कितने पूरे किए हैं, पेरिस एग्रीमेंट को कितना माना। आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट बिल्कुल एक ऐसे कहते हैं ना लैंडमार्क से एग्रीमेंट हुआ था एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेके, तो आप पेरिस एग्रीमेंट को कितना मान रहे हो, ठीक है। मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो 2020 मॉन्ट्रियल जापान में फ्रेमवर्क डिसाइड किया था, उसको कितना फॉलो कर रहे हो। इन क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये रैंकिंग मिलता है। What is the main objective of अग्निपथ स्कीम launched by the central government in 2022? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप बताएंगे, ठीक है। टू रिक्रूट ऑफिसर फॉर द आर्म फोर्सेस, टू प्रोवाइड एजुकेशनल स्कॉलरशिप, टू डिप्लॉय फिटर यंगर ट्रूप्स ऑन द फ्रंट लाइन, टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस इन रिमोट एरियाज। तो आंसर क्या आएगा, सी, बहुत फिट और यंग ब्लड को आर्मी के अंदर लेके आना। आप देखोगे 17 साल से लेके 17.5 साल से लेके 23 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें रिक्रूट होते हैं। तो कितने यंगस्टर हैं, ठीक है, बिल्कुल जो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं उनको हम यहां पे लाते हैं। तो अभी न्यूज क्या है, न्यूज बहुत अजीब है। ये है कि एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा था कि आपको पता है कि हमारे कोalition गवर्नमेंट बना है अभी, ठीक है, क्योंकि बहुमत अकेली बीजेपी को नहीं मिल रहा था। तो जिन्होंने साथ दिया है लाइक जेडीयू, तो उनका क्या कहना था कि हमारे स्टेट के अंदर इसके अगेंस्ट काफी बातें उठ रही हैं, तो अग्निवीर को आप लोग एक बार फिर रिकंसीडर कीजिए या इसको हटा दीजिए, कुछ नॉर्म्स इसके बदलिए। तो कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया, एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल कर दिया जो फेक था, जिसके अंदर यह कह दिया कि जो अग्निवीर स्कीम है उसका नाम बदल के सैनिक सम्मान स्कीम कर रहे हैं और इसके अंदर 60% बच्चों को परमानेंट नौकरियां मिल जाएगी, इतना इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा, इतने अलाउंसेस मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरीके से मतलब काफी झूठी अफवाहें फैला दी और बहुत सारे लोग उसको सत्य मान बैठे। तो अब सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये क्लैरिफाई किया है, पीआईबी ने, जो सरकारी न्यूज छापते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अग्निवीर जैसी थी वैसी की वैसी है, बातें क्या रहेंगी नहीं रहेंगी कुछ नहीं पता, अभी अग्निवीर में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये व्हाट्सएप मैसेज जो है ये फेक है, ठीक है, जो सेवरल चेंजेस कहे जा रहे हैं वो सब फेक है, ऐसी बात है। तो अग्निवीर स्कीम है क्या, ठीक है, अग्निवीर स्कीम है क्या, अग्निपथ स्कीम जिसको कह रहे हैं ये है क्या। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था जून 2022 में। भारत में बहुत आगजनी भी इसको लेके हुई थी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। 1 साल में 2 बार रिक्रूटमेंट होएगा बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर रैंक से नीचे पदों के लिए। इसमें फिटर यंगर ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 4 साल के लिए उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। एवरेज एज जो है हमको 32 ईयर लेके आना है, एवरेज एज 32, क्योंकि अभी तो कुछ बड़ी उम्र के भी होंगे, तो इन टोटल एवरेज अपने को 32 लेके आना है, ठीक है। और अग्निपथ के अंदर 26 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब जितने भी इंक्लूड किए हैं, जितने भी रिक्रूट किए हैं, उनमें से 25% को परमानेंट नौकरियां मिल जाती है और उनको लॉन्ग सिलेक्शन के लिए यानी कि 15 साल के लिए फर्दर ऑर्गेनाइजेशन उनको सेलेक्ट कर लेता है। तो एज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि 21 से बढ़ा के, पहले क्या था 17.5 से 21 साल के बच्चे ही जो हैं वो इसके अंदर आते थे, अभी 17.5 से 23 साल की उम्र के लोग जो हैं वो इसके अंदर एनरोल करते हैं। गर्ल्स भी आ सकती है पर गर्ल्स को कोई अलग से कोटा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बॉयज के साथ ही उनको कंपीट करना पड़ेगा। तो ये पूरी स्कीम थी अग्निपथ की, ठीक है। अच्छा, अग्निवीर कंपनसेशन की ओर बात करते हैं। बेसिक सैलरी इनका रहेगा 30,000 से 40,000 पर मंथ, ठीक है। कोई एंटाइटल टू अदर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ड्यूरिंग इन 4 साल डेथ हो जाती है किसी की, तो उसका पूरा बची हुई, मान लीजिए 1 साल के बाद ही किसी की डेथ हो गई है, तो बचे हुए जो 3 साल है उनकी पूरी सैलरी जो है वो फैमिली को मिलेगी। ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोट लग जाती है तो 44 लाख रुपए फैमिली को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो इसमें बताई गई है कि 30% उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी उनको सैलरी मिल रही है 30,000 to 40,000, उसका 30% सेवा निधि फंड में उनको डालना पड़ेगा, जिसमें जब वो 4 साल के बाद रिटायर होंगे अपनी पोस्ट से तो उनको 11.71 लाख विद इंटरेस्ट ये लमसम अमाउंट जो है एक पैकेज के रूप में उनको मिलेगा। इसमें पेंशन नहीं मिलती है, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए उनकी फैमिली को मिलेंगे
और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती है तो 44 लाख रुपीस। पेंशन इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और ये थे अग्निवीर के बारे में। अभी तक 40,000 अग्निवीर जो है 2 बैचेज में रिक्रूट हो चुके हैं। 20,000 जो है 23 नवंबर 2023 में थर्ड बैच 20,000 जवानों का और रिक्रूट किया जा रहा है नवंबर 2023 में, ठीक है। और 3 बैचेस नेवी के अंदर भी 7,385 7,385 अग्निवीर नेवी के अंदर भी शामिल हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स में 4,955 अग्निवीर यानी 4,955 अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉन द बाल साहित्य पुरस्कार in the English writer category for her historical fiction The Blue Horse and Amazing Animal Stories from Indian History in 2024। बाल साहित्य पुरस्कार में इंग्लिश राइटर कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? नंदिनी सेन गुप्ता को, के वैशाली को, देवेंद्र कुमार को, रमेश चंद्र शाह को। एक बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, एक युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। सवाल पूछा है बाल साहित्य पुरस्कार को, यानी बच्चों की कैटेगरी के अंदर किस इंग्लिश राइटर को यह अवार्ड मिला है? ये मिला है नंदिनी सेन गुप्ता को, ठीक है। हिंदी के अंदर मिला है देवेंद्र कुमार को। और देखते हैं क्या है, आंसर इज ए, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी ने 2 अवार्ड जो है वो घोषित किए हैं, बाल साहित्य और युवा पुरस्कार। बाल यानी कि बच्चों के अंदर जो टैलेंटेड है, और युवाओं में कि कौन अच्छा लिख रहा है, साहित्य कौन अच्छा लिख रहा है। तो जो साहित्य अकेडमी है उसने 23 राइटर्स के नेम जो है वो अनाउंस किए हैं फॉर युवा पुरस्कार 2024। अभी मैं युवा की बात कर रही हूँ। इंग्लिश कैटेगरी के अंदर के वैशाली को ये अवार्ड मिला है। उनकी जो रचना है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, इसके लिए। और हिंदी कैटेगरी में गौरव पांडे को, ये मिला युवा कैटेगरी में के वैशाली और गौरव पांडे को। गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इस पोएट्री कलेक्शन के लिए अवार्ड मिला है। और युवा के अंदर क्या मिलता है? चेक मिलता है 50,000 रुपए का, ठीक है, और एक कॉपर प्लेट मिलती है। और इसके अंदर क्या है, जो बाल साहित्य पुरस्कार है, 24 अलग बाल साहित्य पुरस्कार अनाउंस हुए हैं, जिसमें इंग्लिश कैटेगरी में नंदिनी सेन गुप्ता को द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए, और देवेंद्र कुमार को 51 बाल कहानियां फॉर चिल्ड्रन स्टोरीज का जो कलेक्शन है उसके लिए ये अवार्ड जो है वो मिला है। इसमें 50,000 रुपए चेक, एक कॉपर प्लेट मिलता है, ठीक है। नाउ द 5th क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन मित्रा स्कीम। वन मित्रा स्कीम हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है, जिसके अंदर पौधे लगाने पे आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। द स्कीम अलाउ ईच वन मित्रा टू प्लांट 1000 सैपलिंग। आप अप टू 1000 सैपलिंग लगा सकते हो, सही बात है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम पार्टिसिपेट विल रिसीव ₹80 फॉर ईच प्रिपेयर्ड पिट। ये गलत है, क्योंकि 80 रुपए नहीं मिलेंगे, सिर्फ 20 रुपए मिलेंगे गड्ढा खोदने में। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली 1। पहली तो सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, वन मित्रा जो है वो प्लांट्स की टेकिंग केयर के लिए, वनों के मित्रा, पेड़ों के मित्रा, पेड़ों के फ्रेंड्स, उनके लिए ये एक स्कीम चलाई है, ठीक है। रेगुलर मैपिंग होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलर जियो मैपिंग करेगा कहाँ पे कितने पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। हर साल प्लांटेशन कैंपेन कितना बढ़ रहा है, कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, कितना लैंड कवर बढ़ रहा है। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने वन मित्रा स्कीम चलाई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन मित्रा स्कीम के अंदर क्या होगा, नॉन फॉरेस्ट एरिया को टारगेट कर रहे हैं। स्टेट के अंदर जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है उनको टारगेट करते हुए वहां पे सैपलिंग्स लगा रहे हैं। 18 से 60 उम्र के जो लोग हैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ वन मित्रा, और 1000 सैपलिंग्स तक प्लांट कर सकते हैं, 1000 सैपलिंग पर पर्सन, ठीक है। हर पिट को खोदने में, एक गड्ढा खोदने में 20 रुपए उनको मिलेगा। जियो टैगिंग और फोटोग्राफिंग के माध्यम से आपको अपलोड करना होगा कि हाँ जी हमने गड्ढा खोद दिया है, ठीक है। उसके बाद आप जब गड्ढे में अब पौधा रोपण करोगे तो 30 रुपीज आपको मिलेंगे। अब उनका रख रखाव जिस हिसाब से करोगे उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो ये है आपकी वन मित्रा स्कीम जिसके बारे में हमने अभी बात की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर हमारा आता है एवरीडे दोपहर 12 बजे, उनका अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो परचम के टेलीग्राम पे चले जाना, आपको मिल जाएगा। और आपको वीकली मंथली मैगजीन वगैरह चाहिए तो परचमclasses.in आप पे
आपको जाना होगा। सवाल बुक अगर आप चाहते हो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन इसका मिलता है, 12 ई बुक मिलती है जिसमें एमसीक्यू मिलते हैं 200 प्लस एमसीक्यू आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर की रिवीजन के लिए मिलते हैं। आप लोग परचम ऐप पे जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। गिवन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ये हमारी मेल आईडी है, यहाँ पे अपने डाउट्स को छोड़ सकते हो। लेकिन ये टाइमिंग्स नोट कर लेना, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही आपकी क्वेरीज को रिजोल्व किया जाएगा। ठीक है, नाउ द 6th क्वेश्चन इज who has been named as the land hero by the United Nations Convention to combat desertification। UNCCD ने किसको लैंड हीरो का नाम दिया है? सिद्धेश सकोरे को। आंसर क्या है? ए। देखते हैं क्या है इसके बारे में। सिद्धेश सकोरे जो एक फार्मर और फाउंडर हैं एग्रो रेंजर के, महाराष्ट्र से, उनको लैंड हीरो का अवार्ड जो है या नाम जो है वो दिया है, एक टाइटल दिया है लैंड हीरो का। किसने? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा इनोवेशन किया है जिससे आपकी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, यूएन एजेंसी ने इसको ये नेम दिया है लैंड हीरो। और वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट डे हमने सेलिब्रेट किया था और बोन जर्मनी के अंदर 10 लैंड हीरोज के नेम अनाउंस किए हैं यूएनसीसीडी ने, उसमें से एक जो है सिद्धेश सकोरे भी हैं जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज सेवेंथ क्वेश्चन, which organization was awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking। रिस्क मैनेजर ईयर अवार्ड किसको मिला है? आरबीआई को मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, लंदन के बैंक की वजह से। तो आंसर इज बी। देखिए क्या कहता है कि आरबीआई ऑफ इंडिया बैग्स रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने भारत के आरबीआई को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि अवेयरनेस फैला रहे हैं कल्चर के बारे में या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ये बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। और सेंट्रल बैंकिंग जो है वो एक रिनाउंड पब्लिकेशन है। सेंट्रल बैंकिंग एक रिनाउंड पब्लिकेशन, मतलब ये एक पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ने इनको ये खिताब दिया है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो लंदन का सेंट्रल बैंक नहीं है, ठीक है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग का जो पब्लिकेशन है उन्होंने ये खिताब इनको दिया है। आरबीआई आपको पता है कि यंग हिल्टन कमेटी के कहने से बना था। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन आया था जिसने रिकमेंड किया था आरबीआई के लिए। 1934 में इसका एक्ट आ गया था, आरबीआई एक्ट 1934। 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, 1935 में कोलकाता में पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में इसको बॉम्बे में शिफ्ट किया 1937 में। तो मैंने आपको बताया हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन जिसको कहते हैं 1926 में वो आया जिसने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड इनिशियली, शुरुआत में तो ये प्राइवेटली ओन्ड था। 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया, 1 जनवरी 1949 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। नाउ दिस इज फुल्ली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% स्टेक्स इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं। ठीक है, ये इंडिया के सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को संभाल रहा है। और 2024 में इनके 90 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इन्होंने अपने 90 डेज सेलिब्रेट भी किए और एक 90 रुपी का कॉइन जो है वो कमेमोरेटिव कॉइन के रूप में लॉन्च किया। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट क्रिएटेड यूजिंग द मियावाकी मेथड? कहता है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो फॉरेस्ट मियावाकी मेथड, मियावाकी इज अ जापानीज मेथड, ठीक है, टू प्लांट एनी ट्री। तो आपको बताना है कि फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जो मियावाकी मेथड से क्रिएट किए जाते हैं। दे आर प्राइमरली मोनोकल्चर प्लांटेशन, दे अचीव मैच्योर फॉरेस्ट स्टेटस इन वेरी शॉर्ट पीरियड, दे रिक्वायर इंटेंसिव मेंटेनेंस फॉर डिकेड्स, दे ओनली इंक्लूड नॉन नेटिव स्पीसीज। तो आंसर क्या आएगा? बी। बहुत जल्दी मैच्योर फॉरेस्ट स्टेटस बहुत शॉर्ट पीरियड में मैच्योर हो जाते हैं। देखो जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने अपना ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जो नेशनल हाईवे विद मियावाकी प्लांटेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, दिल्ली NCR रीजन के अंदर जो नेशनल हाईवेज है, दिल्ली NCR रीजन के चारों तरफ, लाइक हरियाणा, ठीक है, और उधर यूपी की तरफ, तो जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पे ये ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मियावाकी मेथड का यूज करेंगे जो एक जापानीज अप्रोच है जिसमें इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और एफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट किया जाता है और बहुत कम समय में पौधा जो है, पेड़ यानी जो है बन के तैयार हो जाता है। इससे डेंस, नेटिव और बायोडाइवर्स फॉरेस्ट जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम अचीव कर सकेंगे। ठीक है, ग्राउंड का वाटर टेबल हम वापस से रीअचीव कर सकेंगे क्योंकि आपको पता है वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर टेबल, उसको रिचार्ज कर सकेंगे। ठीक है, और जो ट्री है वो 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करेगा।
और बहुत डस्ट बैरियर तरीका ये होता है। जो ये जापान के एक बोटैनिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा मियावाकी, उन्होंने ये तरीका बताया था किस तरीके से पौधे को लगाना है और इसीलिए ही इसको मियावाकी मेथड के नाम से जानते हैं। तो अकीरा मियावाकी के नाम से इसका नाम मियावाकी पड़ा। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इन 2024? थीम क्या थी इस बार के वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट? प्रोटेक्टिंग अवर ओशन, प्रिजर्विंग अवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर लीगेसी, अवर फ्यूचर। दिस इज द आंसर। ठीक है, आंसर क्या आएगा? बी। दिस इज द थीम, तो आंसर इज बी। देखते हैं इसके बारे में। देखो, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लीगेसी, आवर फ्यूचर, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे 17 जून को हमने सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इस बार की थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लीगेसी, आवर फ्यूचर। 1992 में रियो अर्थ समिट होता है जहां पे ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, कंसर्निंग इशू बनता जा रहा है, तो हमको इसके लिए कुछ काम करना चाहिए और हमको कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगे। 1994 में यूएनजीए ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूएनसीसीडी जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। 2007 में यूएनजीए ने 2010 से 2020, मतलब ये पूरा डिकेड 2010 से 2020 को डिकेड फॉर डेजर्ट के रूप में घोषित कर दिया कि हमको डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है, जो जमीन डिग्रेड होती जा रही है उससे लड़ना है। अभी वर्ल्ड वाइड 40% लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। 10 बिलियन पीपल जो है विल शेयर आर वन प्लैनेट डिपेंडिंग ऑन हेल्दी लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड। बाय 2050 क्या कह रहा है, 2050 तक 10 बिलियन पीपल विल शेयर आर वन प्लैनेट। 10 बिलियन लोग जो हैं अपने प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं हेल्दी और उनके लाइवलीहुड के लिए। लेकिन अगर लैंड गिरती चली जाएगी, यानी पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, इतना पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है 2050 तक, लेकिन अगर लैंड गिरती चली जाएगी, डिग्रेड होती चली जाएगी, तो उनका क्या? तो अंडर यूएनसीसीडी ओवर 130 कंट्रीज हैव ऑलरेडी प्लेज्ड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करना है। 130 कंट्री ने ये टारगेट ऑलरेडी बना लिया है। अगर बचना है मनुष्य को तो लैंड को बचाना है। ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद NIOT टू डेवलप द टाइटेनियम हल फॉर मत्स्यायन 6000। तो मत्स्यायन 6000 क्या है? ये एक सबमरीन है जो पानी के नीचे जाएगी और बहुत प्रेशर में भी ये जो वेसल है बहुत मजबूत भारत ने बनाया है। मत्स्यायन 6000 इसका नाम है। ये DRDO के साथ मिलके, IIT के साथ मिलके, इसरो के साथ मिलके, बार्क के साथ मिलके, तो आंसर इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के साथ मिलके NIOT ये काम कर रहा है। ठीक है, आंसर इज इसरो। तो इंडिया जो है वो सिक्स्थ कंट्री बन गई है अपने डीप सी मिशन को अंजाम देने के लिए। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही है। NIOT इज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मत्स्यायन 6000 अ क्रूड एक्सपीडिशन सबमर्सिबल, यानी कि 6000 मीटर गहराई में पानी के नीचे ये सबमरीन जाएगा जिसमें इंसान भी होंगे, जिसमें पूरे क्रू मेंबर होंगे। ठीक है, तो भारत छठी वो कंट्री बन गया है जिसका खुद का एक डीप सी मिशन होगा। वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, सल्फाइड्स, एसेंशियल मेटल्स जो है 3000 से 5500 मीटर की गहराई पे मिलते हैं, तो अपने को एक तो उस चीज में काफी फायदा मिलेगा। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान जो है ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं, डीप सी क्रूड मिशंस को। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं, अब इसका ट्रायल शुरू हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इसका ट्रायल किया जा रहा है। 40 से 50 मीटर की गहराई पे अभी इसको लेके जाएंगे फर्स्ट फेज में। ये देखेंगे कि भाई सही काम कर रहा है नहीं कर रहा बाय सितंबर 2024, और फिर उसके बाद 2026 में फिर नेक्स्ट जो मतलब मिशंस हैं, फेजेस हैं, उसके लिए टेस्टिंग जो है 2026 तक कर देंगे। NIOT जो है वो किसके साथ मिलके काम कर रहा है? इसरो के साथ मिलके कर रहा है इस टाइटेनियम हल को बनाने के लिए। ठीक है, सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी टू डील विद इमरजेंसी कंडीशन एंड बी सबमर्ज्ड फॉर 72 आवर्स। क्या कह रहा है? 72 घंटों के लिए सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी जो है, मतलब लगातार 72 घंटों तक इसको आप डबो के रख रहे हो नीचे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो समुद्रयान मिशन है, और उस समुद्रयान मिशन में मत्स्य 6000 जो है वो अपने बनाया है। ये सबमरीन का नाम है। तो ये डीप सी मिशन है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है, और एम क्या है इसका? ऐसी टेक्नोलॉजी अपने को बनानी है जो डीप सी को एक्सप्लोर कर सके कि समुद्र के नीचे क्या है। धरती के ऊपर इतनी डाइवर्सिटी या वैरायटी नहीं है जो समुद्र के नीचे है, तो उसको पता लगाना है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 9 मिशन अंडर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल।
पीएम स्ट्राइक के 9 मिशन में से एक मिशन है डीप सी ओशन मिशन। मेजर एडवांसमेंट इसका क्या है? एक तो इसमें समुद्रयान मिशन चला रहे हैं जिसमें हमने मत्स्य 6000 लॉन्च किया है। एक वाराह मिशन है, वाराह में क्या होगा, नीचे से कुछ माइनिंग करके लाएंगे, कुछ ड्रिलिंग करके लाएंगे नीचे के मटेरियल्स की, तो ये काम होगा। 2021 से 2030 को डिकेड ऑफ ओशन साइंस भी जो है वो लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन ने इस डिकेड को डिकेड ऑफ ओशन साइंस घोषित किया है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विनोद गनात्रा has become the first Indian to be conferred the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award. He is the only Indian filmmaker to receive Liv Ullman Peace Prize. दोनों ही बात बिल्कुल सही है। आंसर विल बी सी। क्या है ये? देखते हैं। देखो, साउथ अफ्रीका का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिलता है? फिल्म मेकर्स को मिल रहा है। तो ये बच्चों के लिए फिल्म्स बनाते हैं। कौन? विनोद गनात्रा जी, ये बच्चों के लिए फिल्म बनाते हैं। एमिनेट चिल्ड्रंस फिल्म मेकर है, ठीक है। इनको साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जो काफी प्रेस्टिजियस है, और ये पहले इंडियन फिल्म मेकर हैं जिसको ये अवार्ड मिल रहा है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑनर किया गया था जिसमें इनको ये अवार्ड मिला है। इनको और भी अवार्ड मिल चुके हैं, इंटरनेशनल अवार्ड 36 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिल चुके हैं। जैसे जानकी नाथ गौर अवार्ड मिल चुका दूरदर्शन से, ठीक है। इनके चिल्ड्रन प्रोग्राम था इनका बैंगन राजा, उसके लिए। ही बिकेम द ओनली इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव लिव ओलेमान पीस प्राइज इन शिकागो। शिकागो में इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ओनली इंडियन फिल्म मेकर हैं जिनको ये पीस प्राइज, ओलेमान पीस प्राइज जो है वो मिला है। इनकी एक गुजराती फिल्म थी जिसका नाम था हरुण अरुण, उसके लिए ये वाला अवार्ड मिला। बैंगन राजा के लिए जानकी नाथ गौर अवार्ड दूरदर्शन से मिला, और अब जो है इनको ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली एनसीआर टू इंस्टॉल ए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर? ये था मानव रचना यूनिवर्सिटी। मानव रचना यूनिवर्सिटी को पहली यूनिवर्सिटी बन गई है दिल्ली एनसीआर की जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीव कर चुकी है। क्या कहता है ये? मानव रचना यूनिवर्सिटी इंस्टॉल GNSS रिसीवर इन कोलैबोरेशन विद इसरो। इसरो के साथ मिलके इन्होंने, मानव रचना यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ऐसे छतरी सा आपको दिख रहा है ना, दिस इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। किसके साथ मिलके? इसरो के साथ मिलके, और नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलके, ठीक है, जो इसरो की ही एक शाखा है। तो वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, स्पेस वेदर के बारे में, तो ये जो है GNSS एक रिसीवर का काम, GNSS रिसीवर नेटवर्क जो है इन सब फील्ड में काम करेगा। एटमॉस्फेरिक और स्पेस रिसर्च में काफी फायदा होगा। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी ये पहली दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटी बन गई है। फॉर व्हाट अचीवमेंट डिड इंडियन रेलवे एंटर्स इट्स नेम इनटू प्रेस्टिजियस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड? इंडियन रेलवे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि इन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इतने सारे वेन्यूज पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो इसके लिए लिम्का बुक ऑफ अवार्ड मिला है मोस्ट पीपल एट पब्लिक सर्विस इवेंट एट मल्टीपल वेन्यूज। क्या कहता है ये? डी आंसर आ गया, ठीक है। ये कहता है कि इंडियन रेलवे जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम करवा चुका है, क्योंकि इन्होंने एक इवेंट किया था, पब्लिक सर्विस इवेंट किया था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। लगभग 2140 वेन्यूज पे 40,19,516 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। 26 फरवरी 2024 को इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो इसके लिए जो है इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आया है, ठीक है। रोड अंडर रेलवे ब्रिजेस के लिए कुछ इनॉग्रेशन किए थे मोदी जी ने, जिनका फाउंडिंग स्टोन रखा था, और वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। 14th क्वेश्चन कहता है विच टीम वन द 24 आवर्स ऑफ ले मेंस फॉर द सेकेंडरी ईयर इन अ रो? तो फरारी को ये अवार्ड मिला है। किस टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 24 घंटे की ले मेंस दौड़ जीती? ये है फरारी, ठीक है। आप देख सकते हो, इट्स अ सिंगल मतलब एक वन लाइनर न्यूज है। फरारी ने 24 घंटे वाली ले मेंस फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो ये खिताब जीत लिया है। कार रेसिंग का ये मतलब मैच होता है, ठीक है, और ये फरारी ने जीत लिया है। 15th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम फॉर द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन? 10वां योगा सेलिब्रेशन जो हुआ है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, और इस बार की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। तो देखते हैं, पीएम मोदी ने 10वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया श्रीनगर के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ किया? तो श्रीनगर के अंदर।
इट विल पार्टिसिपेट इन द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन श्रीनगर ऑन 21 जून। ठीक है, थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद के लिए भी करो, समाज के लिए भी करो, क्योंकि आप अच्छे होगे तभी तो समाज अच्छा होगा। यूनियन आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव जी ने, इन्होंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल बुक जो है ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब जो दृष्टिहीन लोग हैं वो भी इसको पढ़ सकेंगे, ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए योगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, योगा को कैसे सीखना है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन सितंबर 2014। ये क्या कह रहे हैं कि 2014 से ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस डे ऑफ योगा को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सजेस्ट करते आए हैं, सेलिब्रेट करते आए हैं। और 69th सेशन जो हुआ था यूएन जनरल असेंबली के अंदर इनके भाषण का, वहां पे इन्होंने ये अनाउंस किया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होना चाहिए। इसरो इज ऑर्गेनाइजिंग अ यूनिक इनिशिएटिव। इसरो एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसरो ने, योगा फॉर स्पेस। ये इसरो का इनिशिएटिव है टू मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, जिसमें जितने साइंटिस्ट और ऑफिशियल हैं इसरो के, वो सभी लोग मिलकर कॉमन योगा प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज क्राउन्ड द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन। कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन बना है, ये नाम है ली जी जिया। ली जी जिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी एक वन लाइनर न्यूज है। मलेशिया के ली जी जिया को ये अवार्ड जो है वो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत गए हैं बस। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज नेम्ड। क्या नाम है भारत के फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का। इंडियन एयरफोर्स ने, अभी आपको पता है अलास्का के अंदर जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज थी, इंडिया ने उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो अब इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इंडिया में हो रही है। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तरंग शक्ति 2024। क्या नाम है, तरंग शक्ति 2024। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, भारत पहली बार इतने सारे देशों को इनवाइट, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर एंड यूएई सब आ रहे हैं, अपने अपने कॉन्टिजेंट्स भेज रहे हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज में शामिल होंगे। और ये 2 फेजेस में होगी। अगस्त में होएगी फर्स्ट फेज साउदर्न इंडिया के अंदर, और सेकेंड फेज में वेस्टर्न सेक्टर अगस्त एंड टू मिड सितंबर के बीच में ये जो है तरंग शक्ति सेकेंड फेज में होगी। तो ये पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हम भारत में कर रहे हैं एयरफोर्स की। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेमिस शेशु फेस्टिवल इज आर करेक्ट। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द लूनार तिब्बतन कैलेंडर। द हेमिस गोम्पा इज द बिगेस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, आंसर क्या आएगा, सी। क्या कह रहा है, देखो वैसे तो क्या है, लद्दाख आप देखोगे बर्फ के लिए, वहां के क्लाइमेट के लिए काफी सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये वो समय होता है जून का जब वहां पे फेस्टिव सीजन चल रहे होते हैं। क्यों, बुद्धा की मोनेस्ट्री के लिए, हेमिस फेस्टिवल जिसको कह रहे हैं हम। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है आप देखेंगे, लद्दाख सेलिब्रेट कर रहा है हेमिस शेचू फेस्टिवल को, जो 16 और 17 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री जो, यानी हेमिस गोम्पा, गोम्पा इज मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। इसके अंदर डांस होता है। ठीक है, और गुरु जो पद्म संभव है, गुरु पद्म संभव, उनके बर्थडे पे ये 2 डे ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन का ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको गुरु रिनपोचे के नाम से भी जानते हैं। गुरु पद्म संभव जो हैं वो लेट 8th सेंचुरी के लेजेंड रह चुके हैं। ही इंट्रोड्यूस तांत्रिक बुद्धिज्म, यानी वज्रयाना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हिमालय किंगडम के अंदर। तो तब से ही इनके जन्म दिवस पे ये जो पूरा फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जा रहा है। और लद्दाख की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है ये, हेमिस मोनेस्ट्री जो है लद्दाख की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, और ये बिगेस्ट कल्चरल सेलिब्रेशन है तिब्बतन कम्युनिटी का। जो लूनार कैलेंडर जो होता है उसके 10th डे को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद करोगे। इस समय जो है छाम डांस वहां पे किया जाता है, मोंक्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, इस तरीके के लामाज और मोंक्स जो होते हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और मतलब 8 डिफरेंट अवतार गुरु पद्म संभव के इस डांस में दिखाए जाते हैं। 19th क्वेश्चन कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक ईल नेम्ड ऑफिक्थस सूर्याई।
तो ये एक नया स्नेक ईल मिला है, किसको मिला है? ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्नेक को खोजा है। ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ ईल जैसा स्नेक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये न्यू स्नेक ईल स्पीसीज है, जिसको ओडिशा के अंदर गंजम डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्कवर किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इसका नेम है ओफिक्थस सुराई, ठीक है। सूर्य कुमार मोहंती जो स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको ऑनर करने के लिए इनका ये नाम रखा है। 20th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड सिकल डे अवेयरनेस डे। National Sickle Anemia Elimination Mission aims to eradicate sickle cell disease in India by the year 2047। 2047 तक 2047 तक भारत सिकल सेल अनीमिया को जड़ से इरेडिकेट कर देगा। क्या ये बात सही है? The theme for 2024 is hope through progress advancing sickle cell care globally। नोट करेक्ट बताना है, आंसर इज डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। तो नीदर वन नो टू। क्या कहता है ये? कहता है 19 जून को हम वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम रही होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल डिजीज को रिकॉग्नाइज करती है। इसमें क्या होता है, जो अपना हीमोग्लोबिन आरबीसीज जो होते हैं उनकी शेप बदल जाती है। जो शेप ऐसी होनी चाहिए वो सिकल जैसी इस तरीके के सिकल शेप के हो जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। जब शेप बिगड़ गई, साइज एब्जॉर्ब हो गया, तो ऑक्सीजन लेस एब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारी बॉडी में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही बॉडी चल रही है। तो जिससे हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, और ये एक जेनेटिक इलनेस है, ठीक है, एक जेनेटिक बीमारी है ये। और नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो अनाउंस हो चुका है बजट 2023 में कि 2047 से पहले भारत इसको जड़ से खत्म कर देगा। सिकल सेल एनीमिया है क्या? इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मैंने बताया हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है वो उनकी शेप बदल जाती है, डिस्टोर्ट हो जाते हैं, वो सिकल शेप के हो जाते हैं। और जो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करती है उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है और आपस में वो चिपक जाते हैं। 21st number question, according to Mercer's 2024 cost of living survey, which city retains its title as the most expensive city in India for expatriates? Expatriates क्या कहता है? ये शब्द क्या बताता है कि उस जगह रहने वाले नहीं, कोई बाहर से आके किसी शहर में बस रहा है, तो कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा है? मुंबई। दूसरे नंबर पे दिल्ली भारत में, फर्स्ट नंबर पे मुंबई। तो आंसर तो इसका तो आ गया मुंबई, ठीक है। लेकिन मुंबई ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पे है, अब वो देखना है। देखो, इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है एक्सपैट्रिएट्स के लिए, जो बाहर से आके मुंबई में बसते हैं उनके लिए, ठीक है। मुंबई जो है 11 स्पॉट राइज कर चुका है। पूरे विश्व में हम 136 रैंक पे हैं और इंडिया में फर्स्ट है मुंबई। दिल्ली है 200 नंबर पे, टॉप 200 में है, ठीक है। 164th प्लेस पे दिल्ली भी है। तो क्या कह रहा है ये? 227 सिटीज का पूरा सर्वे हुआ था जिसमें ये रैंक आए हैं। एशिया में मुंबई 21वें नंबर पे है और दिल्ली 30वें नंबर पे है। विश्व में 136 मुंबई, 164 दिल्ली। एशिया में 30th मुंबई और 21st मुंबई और 30th दिल्ली, ठीक है। ग्लोबली टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, पहले भी हांगकांग थी, आज भी हांगकांग है, ठीक है। फिर सिंगापुर, ज्यूरिक, जेनेवा और बेजल, ठीक है। तो ये टॉप 5 में है। 22nd नंबर क्वेश्चन कहता है विच म्यूजियम फ्रॉम इंडिया हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द यूनेस्को प्री वर्साइल्स म्यूजियम अवार्ड 2024। भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्री वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? यह है स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम भुज। देखो, गुजरात के अंदर जो बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, तो उसकी याद में, उसमें जितने लोगों ने जान गंवाई, उसकी याद में एक म्यूजियम बनाया गया जो आप ये देख पा रहे हो। और इसी को ही अभी यूनेस्को प्री वर्सेल्स संग्रहालयों के पूरी दुनिया के अंदर इनका चयन हुआ है, ठीक है। 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम में इसका भी नाम आया है। यूनेस्को आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ने एनुअली हर साल कुछ इस तरीके के म्यूजियम्स को चुना जाता है, जिसमें पहली बार भारत के म्यूजियम टॉप 7 के अंदर आप देख पा रहे हो, ठीक है। दे विल ऑल बी कंपीटिंग फॉर 2024 वर्ल्ड टाइटल। ये जितने भी 7 म्यूजियम हैं, ये 2024 वर्ल्ड टाइटल के लिए अब फाइट करेंगे, कंपीट करेंगे। प्री वर्साइल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। इसमें क्या होगा?
क्या कहता है, यूनेस्को हेडक्वार्टर जो है बाय लेट नवंबर अनाउंस करेगा कि टाइटल किसको मिला है। अभी नॉमिनेशन हुआ है टॉप 7 के अंदर। तो ग्लोबली रिकॉग्निशन पहली बार भारत के इतने बड़े मतलब लेवल पे ग्लोबली भारत के म्यूजियम को पहली बार इतना बड़ा रिकॉग्निशन जो है वो मिला है। 2001 में भुज गुजरात के अंदर जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था उसकी याद में ये म्यूजियम बनाया गया था। और ये जो प्री वर्साइल्स टाइटल है ये 2015 से यूनेस्को अनाउंस करने लगा है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नालंदा यूनिवर्सिटीज न्यू कैंपस इज सिचुएटेड इन राजगीर बिहार। क्या ये बात सही है? यस, इट्स करेक्ट। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है इन 2007 द बिहार असेंबली पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश अ न्यू यूनिवर्सिटी। नई यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए 2007 में बिहार असेंबली ने बिल पास किया। बिल्कुल सही बात है, 2007 में ये बिल जो है वो पास हुआ। ठीक है, जो यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी 2012 में पहचानी गई, ये बात गलत है क्योंकि 2016 में पहचानी गई थी। तो इसमें करेक्ट क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है तो 1 और 2 इज करेक्ट, बाकी गलत है। तो पीएम मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार कैंपस में इनॉग्रेट कर दिया है। पीएम मोदी जी ने एक नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का राजगीर बिहार के अंदर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पुराने वाले कैंपस का ही जो परिसर है उसके अंदर नया कैंपस जो है वो बनाया है कुछ जमीन पर। तो राजगीर बिहार के अंदर ये कैंपस जो है वो बना है, राजगीर बिहार के अंदर कैंपस बना है और इसकी शुरुआत बोधि ट्री को बोके की जा रही है। यानी कि बोध गया से बोधि ट्री लाया गया। बोधि ट्री आपको पता है बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसकी शुरुआत बोधि ट्री के सैपलिंग से की गई है। यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज ने 2016 में एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है नालंदा यूनिवर्सिटी थ्रू द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। एक मिनट 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट बना है। ठीक है, और ये बिल 2007 में पास हो गया था, एक्ट बना है 2010 में। इसके अंदर ये एक्ट कैसे बना, मतलब कहां से ये प्रेरणा मिली कि हमें कानून बनाना चाहिए 2010 का? एक तो सेकंड सबमिट हुई थी ईस्ट एशिया समिट फिलीपींस 2007 में, फिर 4th सबमिट हुई थी ईस्ट एशिया समिट थाईलैंड के अंदर, जहां पे बातें की गई कि न्यू यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। तो हमने पार्लियामेंट के अंदर 2010 में इसके लिए कानून लेके आए हम। ठीक है, तो गेस्ट कौन कौन रहे यहाँ पे? 17 एम्बेसडर रहे और साथ में मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हमारे गेस्ट रहे। 17 देश कौन कौन से हैं वो हमने देखा। दीज कंट्रीज हैव साइंड MOU इन सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में इन्होंने MOU साइन किया। ये सब बिहार के बारे में। बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, डिप्यूटी CM सम्राट चौधरी एंड विजय सिन्हा। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर है अरविंद पानागरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरविंद पानागरिया। इंटरिम वाइस चांसलर है अभय कुमार सिंह। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अर्ली डेज थे या फाउंडिंग डेज थे उसके बारे में बात करते हैं। 2007 में बिहार असेंबली में बिल पास किया गया APJ अब्दुल कलाम के कहने पे। ठीक है, तो बिल पास हुआ है 2007 में। उसके बाद सुषमा स्वराज जी ने एक टेम्परेरी लोकेशन फिक्स कर दी थी कि यहां पे हम ऐसा ऐसा करेंगे 2014 में। 2007 में प्रणब मुखर्जी जी ने ये फाउंडिंग स्टोन जो है राजगीर बिहार पीखी विलेज के अंदर रख दिया। ठीक है, अब जो न्यू नालंदा कैंपस आया है वो 455 एकड़ जमीन के ऊपर है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस हम इसको बना रहे हैं, यानी सब कुछ सोलर पैनल से और ये सारा काम होगा। नेट जीरो ग्रीन कैंपस बना रहे हैं। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पे वाटर बॉडीज होंगे, अलग अलग जलाशय होंगे जिसको हम कमला सागर पोंड के नाम से जानेंगे, कमल सागर पोंड के नाम से जानेंगे। 100 एकड़ ऑफ ग्रीन कवर का ध्यान रखा गया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, योगा सेंटर होगा 250 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला, लाइब्रेरी होगी, OD होगा। पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम ही यहाँ पे होंगे। किस किस फील्ड से रिलेटेड? फिलोसफी, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इनसे जुड़ा हुआ PG और डॉक्टरेट के प्रोग्राम ही होंगे। स्टूडेंट्स 20 कंट्री से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। 20 अलग देशों के स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया के तो हैं ही हैं, 20 और देश के भी हैं। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, कुमार गुप्ता जी ने ये 427 CE में ये फाउंडिंग स्टोन इसका रखा था। फिर इस पे काफी अटैक हुए। फर्स्ट अटैक समुद्रगुप्त के समय में हुआ। ठीक है, जो हुन ने किया 455 से 470 AD के बीच में। फिर सेकंड अटैक 7th सेंचुरी में गोडाज राजवंश जो बंगाल के एम्परर थे, उन्होंने हर्षवर्धन के साथ लड़ाई चलते इसके ऊपर सेकंड अटैक किया।
फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी ने तो बहुत ही जबरदस्त इसके ऊपर अटैक किया 1193 एडी में। बहुत सारे अटैक इस नालंदा यूनिवर्सिटी में हुए, आप देख पा रहे हो, दिस इज पुरानी यूनिवर्सिटी, ठीक है। आर्यभट्ट जो फादर है इंडियन मैथमेटिक्स के, उन्होंने पहले स्पेकुलेशन लगाए थे कि ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी होगी। और 2000 टीचर, 10,000 स्टूडेंट, अलग अलग देशों के टीचर्स और स्टूडेंट उस समय भी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर थी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। 9 मिलियन हैंड रिटन पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट इसके अंदर थे। वर्ल्ड की रिचेस्ट रिपोजिटरी थी ये, जिसको हम धर्मागुंज कहते हैं। बुद्धिस्ट नॉलेज की वर्ल्ड की रिचेस्ट रिपोजिटरी थी ये, जिसको हम धर्मागुंज या माउंटेन ऑफ ट्रूथ कहते हैं। रीडिस्कवर किया इसको 1812 में स्कॉटिश एक सर्वेयर थे, फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन। और फिर एंशिएंट यूनिवर्सिटी के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने 1861 में। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज करता है, इंडिया का रैंक कितना आया है, 63rd। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या बताता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से कौन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे कितना मूव कर रहा है। तो इंडिया का रैंक 63 है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको देता है। 120 कंट्री का सर्वे हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। 2023 में 67 रैंक पे थे, अब 63rd पे हैं। स्वीडन टॉप कर रहा है। टॉप 5 में चाइना 20th रैंक पे है। टॉप 5 में डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस है टॉप 5 में, और चाइना जो है उसका रैंक 20th रहा। इंडिया हैज शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अक्रॉस एनर्जी, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बहुत सारी चीजों के अंदर देखा है। अब क्या कहता है कि लास्ट ईयर से 83% कंट्री पीछे जा चुकी हैं, लेकिन भारत जो है वो आगे आया है, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी जिसके बारे में हमने बात की। अच्छा, और क्या है ये, विद एनुअल इन्वेस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं, USD 10 बिलियन, यानी कि $10 बिलियन का एनुअल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। हम जो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन है 1.7 टन ऑफ CO2, जो ऑलरेडी 60% लोअर हो चुका है। यानी कि क्या कह रहा है, पहले 4.4 टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता था, 1.7 टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस जो है भारत के अंदर हो रहा है, यानी कि कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अब भारत कर रहा है। इंडिया जो है, इंडिया और चाइना 2 लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो नए नए एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करा रहा है। 25th क्वेश्चन क्या कहता है, हु रिक्लेम्ड द पोजीशन एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2013। तो ये है 2023, सॉरी, दिस इज विराट कोहली। विराट कोहली सेलिब्रिटी है जिसकी ब्रांड वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। कितनी, $227.9 मिलियन। सेकंड नंबर पे रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पे शाहरुख खान और फोर्थ नंबर पे अक्षय कुमार। तो ब्रांड वैल्यू इनकी बहुत जबरदस्त है। क्रिकेटर विराट कोहली जो है वो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इतने ब्रांड वैल्यू के साथ पहुंच चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया। रणवीर सिंह जो है सेकंड स्पॉट पे आ गए, शाहरुख खान थर्ड प्लेस पे और अक्षय कुमार फोर्थ प्लेस पे। हु इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO अजीत कुमार केके, आप देख सकते हैं, ये उनकी इमेज है, अजीत कुमार केके। प्राइवेट सेक्टर धनलक्ष्मी बैंक जो है अजीत कुमार केके एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक की तरह लॉन्च कर दिए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। इस बैंक का हेडक्वार्टर है थ्रिसूर, केरला के अंदर। 1927 में बन गया था और पहले इसका नाम था धनलक्ष्मी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका इन 2010 इट चेंज इट्स नेम टू, ये वाली इसकी स्पेलिंग हो गई है, ठीक है। ये पहले था धनालक्ष्मी इस तरीके से, 1927 में जब ये बना था, बाद में इसकी स्पेलिंग इस तरीके से कर दी। हेडक्वार्टर था इसका थ्रिसूर, केरला के अंदर और टैगलाइन है तन मन धन, ठीक है। तो अजीत कुमार केके जी इसके MD और CEO बना दिए। 27th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून 2010 को मनाया और ये जो है अफ्रीका रिफ्यूजी डे के रूप में अर्लियर इसको रिकॉग्नाइज किया। करेक्ट बताना है, ओनली 2 इज करेक्ट। पहला रिफ्यूजी डे जो है 20 जून 2010 को नहीं बना, कब बना देखेंगे। देखिए जी, WHO ने UNHCR के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर राइट्स के साथ मिलकर UN रिफ्यूजी एजेंसी ने वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 का ऑब्जर्व किया, यानी कि मनाया।
2024 की थीम थी फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजी आर वेलकम्ड, एक ऐसा विश्व जहां पे रिफ्यूजी का स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो 20 जून 2001 को सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए वो गलत था। 20 जून 2001 को पहला रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। और किसकी याद में 50th एनिवर्सरी हो गई थी इस दिन 1951 में जो रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था उसकी 50th एनिवर्सरी पे यानी 2001 में 50वीं सालगिरह मनाते हुए वर्ल्ड का फर्स्ट एवर रिफ्यूजी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वॉर के चलते, मार के चलते, टेरर के चलते हर एक मिनट के अंदर 20 लोग अपना देश छोड़ने को तैयार हो रखे हैं, इतना बुरा हाल है। तो दूसरा देश उनको वेलकम करे, ऐसी अवेयरनेस फैला रहा है ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसको 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चैंग E7 मिशन। चैंग E7 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चाइना का मिशन है। टू सर्च एंशिएंट artifacts on the moon, to study lunar volcanism in 2028, to investigate water ice at the moon's south pole in 2026, to establish a lunar colony। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी, ये चाइना का, इजिप्ट का और बहरीन का, तीनों ने मिलके चैंग E7 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। कर क्या रहे हैं, मून के साउथ पोल पे वाटर आइस को डिस्कवर करना है 2026 तक। ये जॉइंट डेवलपमेंट है, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा के साथ ये सारा काम होगा, ठीक है। और इमेजेस मटेरियल की, जो ऑर्बिट से मटेरियल लेके आ रहे हैं उसकी इमेजेस जो है वो जारी की जाएगी, ठीक है। ये और क्या कहता है, वाइल इजिप्ट इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन, इजिप्ट जो है ILRS का मेंबर है। चाइना और रशिया का एक इनिशिएटिव है जो ILRS, उसका मेंबर भी है इजिप्ट। बहरीन ने US लेड आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया हुआ है और अब जो है इजिप्ट और बहरीन दोनों चाइना के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, एक ग्रीक मून गोडेस के नाम पे ये आर्टेमिस नाम रखा है, ठीक है। और इसको US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड नासा ने 13 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया था। इंडिया इसका 27वां सिग्नेटरी बना था। 29th क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट डोमेन और डिसिप्लिन आर द कावली प्राइज रिप्रेजेंटेड। 3 फील्ड में मिलता है ये, एस्ट्रोफिजिक्स में, न्यूरोसाइंस में और नैनो साइंस में। जैसे भाई बिल्कुल आपको नोबेल प्राइज मिलते हैं, बिल्कुल उसी कैटेगरी का उतने ही प्रेस्टिजियस अवार्ड कावली प्राइज जो है वो माना जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस के फील्ड में मिलता है। 8 लोगों को मिला है, ठीक है। और इस 3 फील्ड के अंदर तो आप देखेंगे सबसे पहले 2008 में ये प्राइज अनाउंस हुए थे। 73 साइंटिस्ट 19 कंट्री से सम्मानित हो चुके हैं आज तक। प्राइज कंप्राइजेस, इसमें क्या क्या मिलता है, कैश प्राइज $1 मिलियन का, ठीक है। मेडल जो है वो मिलेगा और अलोंग विद द US बेस्ड कावली फाउंडेशन, US बेस्ड कावली फाउंडेशन इसको देता है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सब मिलके इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर डेविड को और सारा को मिला है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के हैं। नैनो साइंस में रॉबर्ट आर्मांड पोल और शैड मिर्किन को मिला है जो MIT, शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। न्यूरो साइंस में नैन्सी जो MIT की हैं, विनरिच जो रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के हैं और डोरिस साउ जो कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के। इन 8 लोगों को यह अवार्ड मिला है। 30th क्वेश्चन कहता है विच फाउंडेशन अवार्ड्स द ब्लू प्लैनेट प्राइज। ब्लू प्लैनेट प्राइज जो है वो कौन सा फाउंडेशन देता है, वो शाही ग्लास फाउंडेशन इस प्राइज को देता है। क्या कहता है ये, इसको देखो। 2024 में ब्लू प्लैनेट प्राइज जो है वो दिया जाता है। दिस इज अवार्डेड बाय जापान अशाही ग्लास फाउंडेशन। ये ब्लू प्लैनेट प्राइज जो है ये ग्लास फाउंडेशन जो है वो इसको अवार्ड करता है। जो भी साइंस की फील्ड में या जो भी प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन देता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ग्लोबली, उसको ये अवार्ड जो है वो मिलता है, ठीक है। $5 लाख का ये अवार्ड है और द अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन October 23 इन टोक्यो जापान। टोक्यो जापान के अंदर October 23 को ये अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेट की जाएगी। विनर इसमें प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेंजा जो लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस IPBES जो 21 अप्रैल 2012 को इस्टेब्लिश की गई थी बोन जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो ये विनर्स हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच न्यूज चैनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024। कौन से न्यूज चैनल को सबसे ट्रस्टेड माना है आकाशवाणी न्यूज को।
ठीक है। बाकी जितने भी मीडिया हैं उसको उससे बेहतर आकाशवाणी को माना गया है। ये रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कंडक्ट किया डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 का, जिसमें आकाशवाणी न्यूज को सबसे बढ़िया भारत का न्यूज प्लेटफॉर्म बताया है। ठीक है। प्रसार भारती के चेयरमैन हैं नवनीत कुमार सहगल जी। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है द चेनाब रेल ब्रिज इज पार्ट ऑफ विच रेल लिंक प्रोजेक्ट। कौन सी रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है चेनाब रेल ब्रिज? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, दिस इज द आंसर। देखते हैं क्या है ये। ठीक है। इंडियन रेलवे कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है और इंडिया इसके ऊपर अब ट्रायल स्टार्ट कर चुका है। इंडिया इसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट कर चुका है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जम्मू कश्मीर के अंदर, चेनाब ब्रिज जिसका नाम है। 8 कोच का मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन जो है इसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। 46 किलोमीटर लॉन्ग का इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होगा जो संगलदन इन रामबान डिस्ट्रिक्ट एंड रियासी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर पे ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। ये इनॉग्रल फुल ट्रेन क्रॉसिंग है, पूरा आइकॉनिक ब्रिज है डुगा से लेके बक्कल स्टेशन के बीच में, जहां पे ये पूरा टेस्ट किया जा रहा है। चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो इट इज लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर बेड। हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है ये वर्ल्ड का। इट इज पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है। लाइफ स्पेन है 120 ईयर्स का, ब्लास्ट प्रूफ है और जोन 5 अर्थक्वेक फोर्सेस को की मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ भी ये खड़ा रह सकता है, ऐसा टेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। विच कंट्री विल होस्ट द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन इन 2024? कौन दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो ये है यूएस। कौन करेगा? यूएस करेगा। तो कोपा अमेरिकन 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट जो होगा सोकर का, यूएस उसको मेजबानी करेगा। 20 जून से 14 जुलाई के बीच में ये होगा। ठीक है। यूएस विल होस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन। 48th ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशन जो हिस्ट्री का है वो 20 जून से 14 जुलाई के बीच में सेलिब्रेट यानी कि कॉम्पिटिट किया जाएगा। When is the पोसोन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका? श्रीलंका में जो पोसोन फेस्टिवल है जो फिर से बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, कब मनाया जाता है? ये आप पूर्णिमा के दिन मनाओगे, फुल मून के दिन मनाते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था मैं बता देती हूं आपको। जो पोसोन फेस्टिवल मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज्म है वो इस दिन इस्टेब्लिश हुआ था। कैसे हुआ था वो भी देख लेते हैं। श्रीलंका ने पोसोन वीक 24 जून से मनाना शुरू कर दिया है। पूरे हफ्ते इसको मनाया जाएगा, जिसमें जो भक्तगण हैं, जो डिवोटीज हैं, वो होली सिटी अनुराधापुर और मिहिनटेल के अंदर मतलब विजिट करेंगे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो अरहत महिंदा थे, अशोका के पुत्र महिंदा, ऐसा बोला जाता है श्रीलंका के राजा को सबसे पहले उन्होंने बताया था इस धर्म के बारे में और फिर उसके बाद उन राजा ने भी उस धर्म को अपना लिया था। तो फुल मून के दिन, जून का जो पूर्णिमा है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे हफ्ते तक इसको मनाया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। समर सोलिस्टिस जो है वो 21 जून को, बिल्कुल सही। विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को, इट्स नॉट नवंबर। और इक्विनॉक्स 21 मार्च, सही है। तो आंसर क्या आएगा? ए एंड सी। आंसर विल बी ए एंड सी। करेक्टली मैच करने थे। ठीक है। तो आपको पता है समर सोलिस्टिस दिन बहुत लंबा, रात छोटी। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे। विंटर सोलिस्टिस लॉन्गेस्ट नाइट। तो जो समर सोलिस्टिस है वो जब नॉर्थ पोल लंबे समय के लिए आपके सन की तरफ टिल्टेड हो जाता है, समर सोलिस्टिस मना रहे हैं, 21 जून को मनता है। और जब विंटर सोलिस्टिस आएगा तो साउथ पोल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो जो साउथ पोल है वो सूर्य की तरफ हो जाए, मतलब जो सूर्य है वो सूर्य जो है वो इस तरीके से टिल्टेड हो जाए, मतलब जो साउथ पोल है वो सूर्य की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो 22 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया जाता है। सेलिब्रेट तो क्या, मनाया जाता है इस दिवस को, विंटर सोलिस्टिस को। और इक्विनॉक्स जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो 21 मार्च। ठीक है। ये सारी बात बता दी है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम? NFIES की परियोजना की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है?
ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो इसका आंसर है टू इनहेंस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैंपस लैब्स ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। देखो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, फॉरेंसिक लैब इनिशिएटिव है जिसमें 2254 करोड़ 2254 करोड़ रुपए खर्च करके लैब्स बनाई जा रही हैं। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, यानी कि फॉरेंसिक लैब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया जा रहा है इतने पैसे के साथ। और टू इन्हेंस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री बाय एस्टेब्लिशिंग ऑफ कैंपस लैब्स, ऑफ कैंपस लैब्स बनाई जा रही है 28 स्टेट और ऑल यूटीज के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, मतलब ऑफ कैंपस ये साइंस की यूनिवर्सिटी या कह दो लैब्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री के अंदर। इन्हेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दिल्ली कैंपस है जिसमें ऑलरेडी इंफ्रा बन चुका है, एग्जिस्टिंग इंफ्रा, उसको इन्हेंस किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कह रहा है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ऑफ कैंपस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, NFSU और CFSL, इनके भी ऑफ कैंपस लेबोरेटरी का एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है आपको, कौन सी बात सही नहीं है, केवल पहली बात सही नहीं है। इट विल बी डेवलप्ड एज एन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड होता है जो बिल्कुल जीरो से बन रहा है, ब्राउनफील्ड होता है जिसमें कुछ चीज बन चुकी है अब उसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये ब्राउनफील्ड नहीं है, ग्रीनफील्ड है, इसलिए पहला गलत है, नोट करेक्ट बताना है। इट विल सर्व एज अ गेटवे पोर्ट फॉर द अपकमिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये बात सही है। क्या कह रहा है, 76,200 करोड़ रुपीस जो हैं वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं फॉर ग्रीनफील्ड पोर्ट इन महाराष्ट्र पालघर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये पोर्ट बनाया जा रहा है इतने पैसों के साथ। तो ये जो है वो गेटवे होगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और INSTC का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर नाम दिया जा रहा है वाधवन पोर्ट, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। ये पोर्ट जो है इसको वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड तैयार कर रहा है, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जो है 74% शेयर होल्डिंग एंड 26, मतलब कि 74% पैसा लगा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और 26% पैसा लगा रहा है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये पूरा पोर्ट तैयार किया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, तो ये किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन की है। तो आप देख पा रहे हो, दिस इज द कवर ऑफ बुक, टाइटल है स्टोरी का आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो को ऑथर है इसमें सिद्धार्थ मोंगा जी और R अश्विन की ये बुक है, उनकी आत्मकथा पे ये बुक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। The species is listed critically endangered on the IUCN रेड लिस्ट। नोट करेक्ट बताना है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों में से एक भी इनकरेक्ट नहीं है। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग कंजर्वेशन वर्ल्ड का पहला फैसिलिटी डेडिकेटेड है एशियन किंग वल्चर के बारे में, ठीक है। अभी ये कहां बना है मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, जो रेड हेडेड वल्चर होते हैं, महाराजगंज में इनका कंजर्वेशन करने के लिए पूरा सेंटर बना दिया है, ब्रीडिंग सेंटर बना दिया है महाराजगंज यूपी के अंदर, ठीक है। ऐसा पहली बार हो रहा है। इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये जो सेंटर बना रहे हैं इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। द फैसिलिटी विल इंप्रूव द पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में 2007 से ही ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है, काफी खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। 9 स्पीसीज हैं पूरे इंडिया के अंदर वल्चर्स की, गिद्ध की, ठीक है। और क्या कहता है ये, जो एशियन किंग वल्चर्स हैं वो एंडेंजर्ड क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि एक तो डाइक्लोफेनिक केमिकल की वजह से, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर देखा जाता है, विच बिकम पॉइजनस फॉर वल्चर। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंदर ये आते हैं। 40th क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? दिस इज द थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये बन गया है।
थाईलैंड के सीनेट ने मैरिज इक्वालिटी बिल पास किया और सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करके ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड विल बिकम द थर्ड एशियन जुरिस्डिक्शन आफ्टर नेपाल एंड ताइवान टू लीगलाइज गे मैरिज। ठीक है, थर्ड एशियन जुरिस्डिक्शन बन गया है नेपाल और ताइवान के बाद। साउथ एशियन के अंदर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बात करें तो थाईलैंड जो है पहला है, वैसे एशियन की बात करें तो नेपाल ताइवान के बाद गे मैरिज को लीगलाइज करने वाला ये तीसरा देश बन गया है। ठीक है, लास्ट अक्टूबर में 5 जज बेंच वहां पे बैठी थी और इसको लीगलाइज कर दिया है। कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात और मोनार्क यहाँ के हैं वाजिरा लोंगकोर्न और प्राइम मिनिस्टर हैं श्वेता थाविसिन। तो ये था आपका पूरा 40 क्वेश्चन का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो पूरे हफ्ते की हमने डिस्कस की। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आप बिल्कुल सही बताएंगे क्योंकि आप करंट बहुत अच्छे से करते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।